1789 में यूरोप का पॉलिटिकल मैप कुछ साफ नजर नहीं आता। बहुत से मुल्कों का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो चुका था और उनके लोग भी उससे खुश नहीं थे। तो जैसा कि हमने दोस्तों पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को सही से समझना है तो हमें यूरोप की कंडीशन को समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं होली रोमन एम्पायर से। यह सल्तनत 1000 साल से कायम थी और बहुत बड़ी थी। इस सल्तनत में जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवेकिया शामिल थे। जर्मनी में इसके मुख्तलिफ इलाके लगभग 350 इंडिपेंडेंट स्टेट में बटे हुए थे। इस सल्तनत की दो अहम रियासतें थी, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। शहंशाह का जो ओहदा था वो 1440 से ऑस्ट्रिया के शाही खानदान हैब्सबर्ग से चला आ रहा था। यह सल्तनत एक अजूबा ही थी। इसकी एक रियासत हानोवर का रूलर एंड इंग्लैंड का बादशाह और दूसरी रियासत हॉलस्टाइन का रूलर और डेनमार्क का बादशाह चलाता था। प्रशिया का ईस्ट प्रोविंस होली रोमन एम्पायर के अंदर शामिल नहीं था। इसी तरह हंगरी, बोहेमिया, लम्बार्डी और नॉर्थ इटली होली रोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं थे। रियासत के हुक्मरान ऐलान जंग खुद ही करा करते थे और अपने ही सिक्के भी चलाया करते थे, और जो रियासतें होली रोमन एम्पायर में शामिल थी वो सिर्फ नाम के तौर पर ही शहंशाह के नीचे थे, बाकी वो इंडिपेंडेंट थे। वो खुद ही अपनी मर्जी से खुद ही दूसरे मुल्कों से ट्रेड किया करते थे, ताल्लुकात करते थे, खुद ही करेंसी डील करते थे। वो शहंशाह नहीं किया करता था, वो खुद ही किया करते थे। होली रोमन एम्पायर का जो शहंशाह था वो बराए नाम ही हुआ करता था, टाइटुलर ही समझे, उसके कुछ खास इख्तियारात एंड पावर नहीं थे उसके पास। 1803 तक इसके जो इंतखाब करने वाले लोगों की तादाद थी वो सिर्फ 11 रह गई थी। और जो होली रोमन एम्पायर के जो रूलर हुआ करते थे उन्हें यूरोप के दूसरे हुक्मरानों से अजीम समझा जाता था, बड़ा समझा जाता था। इसी तरह जो उनके एम्बेसडर्स थे उनको भी अजीम और बड़ा, उनको बढ़तरी हासिल थी। लेकिन जो होली रोमन एम्पायर का जो बादशाह था, जो किंग था, शहंशाह, एम्परर, उसके पावर्स बहुत महदूद थे। वो अपनी मर्जी से ना फौजें बुला सकता था, ना ही फौज में भर्तियां कर सकता था। तो इसके लिए वो मशवरा लिया करता था द डाइट ऑफ द प्रिंसेस रस्टनबर्ग से। उसकी मर्जी के बगैर वो ना कोई टैक्स लगा सकता था, ना फौज में भर्ती कर सकता था। इस सल्तनत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा स्लो था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं, जब 1792 में फ्रांस ने जर्मनी पर हमला किया तो डाइट को फौजें तलब करने में, फौजें बुलाने में 4 हफ्ते और ऐलान जंग करने में 5 महीने लग गए। इस सल्तनत में मुख्तलिफ मजहब को मानने वाले लोग थे, बहुत सी नस्लें रहा करती थी, बहुत सी जबानें बोली जाया करती थी। इसी वजह से फ्रांसीसी हिस्टोरियन वोल्टेयर तंजिया तौर पर कहा करता था कि मुकद्दस रोमी सल्तनत मुकद्दस नहीं थी, ना ही रोमी थी, ना ही सल्तनत कहलाने के लायक थी। द होली रोमन एम्पायर वॉज नेदर होली, नॉट रोमन, नॉर एन एम्पायर। अब ये तो हमने होली रोमन एम्पायर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं जर्मनी पे। जर्मनी नाम की कोई रियासत मौजूद नहीं थी, कोई स्टेट नहीं थी। ये 350 के करीब इंडिपेंडेंट छोटी छोटी रियासतें बटी हुई थी जो होली रोमन एम्पायर के हिस्से में थी और बहुत कमजोर थी। क्योंकि जर्मनी में कोई एक स्टेट नहीं थी तो इसलिए जर्मन लोगों में नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी, क्योंकि वो डिफरेंट बटे हुए थे। छोटी छोटी रियासतों में सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, उनके किंग्स होते थे अपने, तो इसलिए उनमें कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। जर्मनी के जो मामलात हुआ करते थे उसमें ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया एक दूसरे के राइवल रहा करते थे। इसका जो ईस्ट का इलाका था वो प्रोटेस्टेंट था और जो इसका साउथ का जो इलाका था वो रोमन कैथोलिक था। रोमन कैथोलिक को मानने वाले लोग रहा करते थे।